अस्सलाम रिव्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर कासिम शाह आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम जो है पेंक्रियाज के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि पेंक्रियाज होते क्या है, इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और कौन कौन से जो है मटेरियल्स को ये रिलीज़ करती है और इनका मेजर फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें या इसकी प्रेजेंस की बात करें जहाँ पे ये मौजूद होते हैं, तो आप यहाँ जो ऊपर आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी कि ये जो हमारे पास स्टमक के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अपनी जो सिक्रीशंस हैं उनको ड्यूडेनम में रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स को भी ये रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से जो है इनका डाइजेशन में अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे जो मेजर हार्मोन्स हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन, इनकी प्रोडक्शन करवा देते हैं और दोनों हार्मोन्स जो हैं हमारे ग्लूकोज, लिपिड और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की रेगुलेशन में अपना क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स अमाइलिन, सोमैटोस्टैटिन और पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड भी जो है हमारे पेंक्रियाज से सेक्रेट होते हैं। इसको स्ट्रक्चर को हम देखें अगर, तो आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे पास इसको दो टिश्यूज़ में जो हम डिवाइड कर रहे हैं। एक होती है हमारे पास एक्नी सेल्स और एक होते हैं हमारे पास आइसोलेट्स ऑफ लंगरहैंस सेल्स। जो एक्नी सेल्स होते हैं वो आउटर साइड पे प्रेजेंट होते हैं और ये बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करते हैं हमारे ड्यूडेनम में। जो आइसोलेट ऑफ लंगरहैंस सेल्स होते हैं उनमें 3 किस्म के सेल्स होते हैं, डेल्टा सेल्स, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। जो हमारे पास बीटा सेल्स होते हैं इंटरनली प्रेजेंट होते हैं और जो है ये इंसुलिन की सिक्रीशन करते हैं। अल्फ़ा सेल्स हमारे पास जो हैं ग्लूकागोन की सिक्रीशन करते हैं और डेल्टा सेल्स हमारे पास जो हैं सोमैटोस्टैटिन की जो है प्रोडक्शन करवाते हैं, जो कि ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। तो यहाँ पे इसी बात की तफसील दी गई है कि हमारे पास 1 to 2 मिलियन जो है आइसोलेट ऑफ लंगरहैंस सेल्स जो हैं वो हमारी जो स्मॉल कैपिलरीज हैं हमारे पेंक्रियाज के अंदर, उसके अराउंड जो है ऑर्गेनाइज हुए होते हैं और अपने हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवाते हैं। अब इसमें 3 मेजर किस्म के सेल्स होते हैं, अल्फ़ा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। अल्फ़ा सेल्स 25% सेक्रीशन को प्रोड्यूस करते हैं जो कि ग्लूकागोन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बीटा सेल्स जो है 60% सेक्रीशन को जो है ऑक्यूपाई करती है और मेनली जो है हमारे मिडल में प्रेजेंट होती है आइसोलेट की और इंसुलिन की और माइलिन की प्रोडक्शन करवाती है। डेल्टा सेल्स जो है 10% सेक्रीशन को ऑक्यूपाई करते हैं और सोमैटोस्टैटिन की प्रोडक्शन करवाते हैं जो कि ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स हैं हमारे पास। इसके अलावा कुछ सेल्स होते हैं पीपी सेल्स जो कि हमारे पास आइसोलेट्स में स्मॉल नंबर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये जो है हमारे पास पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड्स की सिक्रीशन करवाते हैं। अब जितने भी ये सेल्स हैं हमारे पेंक्रियाज के अंदर, ये एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनमें सेल टू सेल कम्युनिकेशन है, जिसकी वजह से जो है एक सेल का जो है दूसरे सेल पे कंट्रोल है। एक सेल के हार्मोन दूसरे सेल्स के हार्मोन्स को, ये प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर इंसुलिन जो है प्रोड्यूस हो रहा है तो ग्लूकागोन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहा है, माइलिन इनहिबिट कर रहा है इंसुलिन की सिक्रीशन को, सोमैटोस्टैटिन जो है हमारे पास इनहिबिट कर रहा है इंसुलिन और ग्लूकागोन की प्रोडक्शन को। अब कुछ इसकी हिस्ट्री और इसके मेटाबॉलिक इफेक्ट्स को देख लें इंसुलिन की हम, तो 1922 में जो है बेंटिंग एंड बेस्ट ने जो है इसको फर्स्टली आइसोलेट किया था। ये स्मॉल प्रोटीन्स होती हैं, पॉलीपेप्टाइड इन नेचर होती हैं और हमारे जो पेंक्रियाज के बीटा सेल्स हैं उनसे जो है रिलीज़ होती हैं और इनका जो ज़्यादातर रोल जो है ना हमारी जो प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी है उस पर एक्ट करती हैं। इसके अलावा हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को जो है रेगुलेट कर रही हैं, हमारी फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को जो है रेगुलेट कर रही हैं। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं कि इंसुलिन के हमारी बॉडी पे क्या मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स आते हैं। अगर नॉर्मल इंसुलिन एक्शन हो रहा हो और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट हो कि जब हमारी बॉडी जो है इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस इख्तियार कर जाए, तो उन कंडीशंस में क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट पे क्या असर आता है। तो यहाँ पे हमारे पास हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन जो है कम हो जाती है, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है, ग्लाइकोजेनेसिस जो है बढ़ जाती है। लेकिन अगर इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट में देखें तो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन हो सकती है, हाइपर इंसुलिनिमिया की कंडीशन हो सकती है। लिपिड्स में देखें तो हमारे पास जो है लिपोलाइसिस जो है डिक्रीज़ हो जाती है, फ्री फैटी एसिड्स की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाती है, लिपोजेनेसिस जो है इंक्रीज़ हो जाती है, एचटीएल में की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, ट्राइग्लिसराइड जो है कम हो जाती है हमारे पास। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट में हमारे पास ये चीज़ें तमाम उल्ट हो जाती है। प्रोटीन में हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है रिड्यूस हो जाती है, अमीनो एसिड अपटेक रिड्यूस हो जाती है और प्रोटीन सिंथेसिस जो है बढ़ जाती है। लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट आती है तो उसमें क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है इंक्रीज़ कर जाती है, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म जो है इंक्रीज़ कर जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस जो है रिड्यूस हो जाती है। प्यूरिन्स में भी यही इसका इफेक्ट आते हैं कि यूरिक एसिड की क्लियरेंस जो है बढ़ जाती है, यूरिक एसिड फॉर्मेशन कम हो जाता है। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट में हमारे पास हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन हो जाती है।
अब क्या होता है कि हमारा जो इंसुलिन है हमारी एनर्जी बढ़ने से भी इसको एसोसिएट करते हैं हम, क्योंकि हमारे पास जितनी भी फूड जो कि रिच होते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट को इनटेक कर रहे हैं तो हमें जो है इनफ एनर्जी ऑब्टेन होती है उनसे इंसुलिन के थ्रू। अब क्या होता है जो भी एक्सेस एनर्जी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है तो उनको स्टोर करने में ये अपना एक अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा जितनी भी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होती है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारे लीवर में मसल में स्टोर करवाती हैं। इसके अलावा जितना भी कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट है जब वो बॉडी में प्रेजेंट होगा तो हमारे पास स्टिमुलस आएगा, इंसुलिन जो है एक्टिवेट होगी और फिर जो है इसको फैट की फॉर्म में जो है हमारे एडिपोज टिश्यू में जो है स्टोर कर लेगी। इसके अलावा हमारे पास ये अमाइनो एसिड के अपटेक की भी प्रमोशन करवाती है, जिस वजह से हमारे अमाइनो एसिड जब अपटेक बढ़ जाती है तो प्रोटीन सिंथेसिस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसके अलावा हमारी जो प्रोटीन की जो ब्रेक डाउन हो रही है उसको इनहेबिट कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन जो है हमारी स्टोर हो सके। अब इसके कुछ स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे भी पीछे बात की हमने कि पॉलीपेप्टाइड होती हैं, 2 अमाइनो एसिड चेन्स होती हैं, एक 21 अमाइनो एसिड चेन और एक 30 अमाइनो एसिड चेन। डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो है इनको आप कनेक्ट किए हुए हैं। अगर इनके जो चेन्स हैं उनको अपार्ट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए तो इनकी जो एक्टिविटी है वो लॉस्ट कर जाती है। इसके अलावा इंसुलिन जो है हमारी सर्कुलेट कर रही है अनबाउंडली, कोई भी जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन है उनके साथ बाउंड नहीं करती, कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू जो है कैरी होती हैं और हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें फ्लो करती रहती हैं। और इनकी हाफ लाइफ जो है शॉर्ट होती है, 6 मिनट्स के अंदर जो हमारे पास इंसुलिन के जो प्रोडक्शन है या जो भी सिक्रीशंस हैं वो लॉस्ट होना शुरू हो जाती हैं, मेटाबोलाइज होना शुरू हो जाती हैं। और जो 50% हमारी जो इंसुलिन की मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर में होती है और रिमेनिंग जो हार्मोन बच जाता है उसके बाद उसकी जो मेटाबॉलिज्म है हमारी किडनी के थ्रू होती है। अब इसकी कुछ केमिस्ट्री और सिंथेसिस की बात करें तो केमिस्ट्री और सिंथेसिस में यही है इसके कि हमारे जो इंसुलिन की जो प्रोडक्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस से स्टार्ट होती है। इंसुलिन आरएनए प्रोड्यूस होता है हमारे राइबोसोम से जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जाके अटैच होता है, फिर वहाँ पे जो है ये इंसुलिन प्री प्रो हार्मोन में कन्वर्ट होती है। प्री प्रो हार्मोन को जब क्लीव करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो प्री प्रो इंसुलिन बन जाती है। प्रो इंसुलिन जो है फर्दर जो है गोल्गी अपरेटस में मूव कर जाती है और वहाँ पे क्लीव होने के बाद और फिर पैकेजिंग होने के बाद सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में जो है रिलीज होती है और फिर हमें प्रॉपर इंसुलिन जो है मिल जाती है। इससे ये पता चलता है कि हमारे पास जो प्रो इंसुलिन जो है हमारा मेजर प्रिकॉजर है, ठीक है, जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। अब जब तक ये अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती तो जो है अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। अब क्या होता है कि इसके इफेक्ट को जो है ना इनिशिएट करने के लिए कोई भी हमें टारगेट सेल चाहिए जहाँ पे इसने अपना जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। इंसुलिन जो है पहले बाइंड करेगी अपने रिसेप्टर के साथ, उसके बाद एक्टिवेट करती है हमारे मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन्स को, जो कि फर्दर जो है आगे फिर स्टिमुलस लेके जाती हैं और फिर जो जितने भी हमारे सेल के फंक्शन हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे इंसुलिन रिसेप्टर जो कि टेट्रामर होते हैं हमारे पास, उनके 2 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा सब यूनिट्स और बीटा सब यूनिट। जो अल्फा सब यूनिट्स होते हैं हमारे मेम्ब्रेन की सरफेस पे लाई कर रहे होते हैं और जो बीटा सब यूनिट्स हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर रहे होते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म में प्रोट्रूड कर रहे होते हैं। अब जैसे अभी मैंने बात की कि हमारे जो इंसुलिन है ऐसा हार्मोन है जो कि पेप्टाइड इन नेचर है और जितने भी पेप्टाइड हार्मोन्स हैं उनके रिसेप्टर्स हमारे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। जब भी हमारी इंसुलिन की ज़रूरत होती है ये अपने पेंक्रियाज से रिलीज़ होती है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अपने टारगेट एरिया पे जाती है, वहाँ पे जाके अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है, फिर जो है ऑटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस को जो है स्टार्ट कर देती है। इस तरह हमारे पास जो लोकल एंजाइम्स होते हैं टायरोसिन काइनेज वो एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि फर्दर फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं हमारे जितने भी अदर जो इंटरसेलुलर एंजाइम्स हैं उनकी, जिसमें हमारे पास जो है इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट का ग्रुप वगैरह ये शामिल हो जाते हैं। अब नेट इफेक्ट क्या कहूँ इसका कि यही है कि कुछ एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करती हैं तो कुछ को जो है इनएक्टिवेट करती हैं ताकि एक प्रॉपर जो भी हमारा मैकेनिज्म हो रहा है हमारे सेल के अंदर वो बरकरार रहे। अब डायरेक्टली भी हमारी जो इंटरसेलुलर मेटाबॉलिक मशीनरी होती है उस पर जाके अपना एक्ट करती हैं और जो है ना जो हमें डिज़ायर इफेक्ट चाहिए होती हैं कार्बोहाइड्रेट के हवाले से, फैट के हवाले से या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के हवाले से उसको भी परफॉर्म कर रही होती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं और कोई सवाल हो तो कमेंट से आप लाजमी पूछें।